Okay, we'll just 1 minute we'll revise, then we'll see the normal shift. देखो रिफ्रैक्शन हम लोगों ने किया था. रिफ्रैक्शन में we are defined the refractive index and it was defined with the ratio of the speed of light in the first medium to that in the second medium. That gives us the refractive index of medium 2 with respect to 1. And this was the relation obtained in terms of velocity also, in terms of wavelength also. If first medium is vacuum, then we have the n only, that will be the refractive index of second medium. That is the speed of the light in vacuum to the speed in that medium. और अगर किसी मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं स्पीड को, लाइट को, तो उस स्पीड में उस मीडियम में स्पीड मिल जाती लाइट की, उस मीडियम में वेवलेंथ भी मिल जाता है. सम ऑफ द यूजफुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वी हैव सीन. और ये भी हमने सीखा था, मीडियम पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता ही है, बट वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है ना. वेवलेंथ जो है सेम मीडियम के लिए, रेड कलर के लिए मीडियम विल बी बिहेविंग एज ए रेयरर, है ना. रेड के लिए रेयरर याद कर लो. रेड का कम है ना, लेसर वेवलेंथ, लेसर द वेवलेंथ मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रेड के लिए वेवलेंथ कम है, वायलेट के लिए लेस वेवलेंथ, more refractive index for red. रेड के लिए क्या होगा, n is less, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस. रेड कलर से लिखता हूँ, फॉर रेड refractive index is less, therefore medium is rarer for red, therefore medium is थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ. जो ये पहले लिखा था उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत करो. दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में इजी टू रिमेम्बर कर देता हूँ. इसको कैसे याद रखना, और विच कलर रेड और वायलेट refractive index is less. Refractive index of medium is less. The answer is red. Since refractive index is inversely proportional to lambda square, lambda more for red, therefore n less. तो इसको तो कोई कीवर्ड में लिख देता हूँ, फिर तुम्हें याद रहेगा. मीडियम रेयरर फॉर रेड है ना, therefore मीडियम रेयरर फॉर रेड एज कंपेयर टू वायलेट. वायलेट से कंपेयर करें रेयरर. आर स्टैंड्स फॉर रेड, भी आर से स्टार्ट होता है, रेयरर भी आर से स्टार्ट होता है ना. रेयरर फॉर रेड, इजी टू रिमेम्बर. यस सर. इसीलिए रेड कलर आगे निकल जाएगा. रेयर ऑप्टिकली रेयरर है तो रेड कलर विल क्रॉस द मीडियम फर्स्ट. रेड विल बी फास्टर बिकॉज फॉर दैट मीडियम इज रेयरर. तो ये ऐसे लर्न कर लो, फिर तुम्हें फार्मूला रिकॉल करने की जरूरत नहीं. क्लियर. रेड के लिए रेयरर, इतना याद कर लो, रेड के लिए रेयरर. ऑलराइट, तो ये पॉइंट मैंने क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में कर दिया याद रखने के लिए. बाकी तो ये हमने देखे थे, n21 को हमने क्या प्रूव किया, n2/n1 प्रूव किया. पहले डेफिनेशन से v1/v2 था वो, है ना. डेफिनेशन इससे आती है, रेशियो ऑफ द स्पीड से आती. बट मीनवाइल वी प्रूव
λ1 एंड λ2 के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो प्रूव किया, फिर n2 n1 के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो प्रूव किया। तुम लोग टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते, बीच बीच में इतना लेट करते? सीरियसनेस नहीं है। देखो इधर, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 आता है 1.125 डिक्रीजेस। जब ग्लास को, जब हम लेंस को या प्रिज्म को पानी में डाल देंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एयर में 1.5 रहता है, पानी में इतना हो जाता है। तो ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आगे, जब लेंस एंड प्रिज्म को पानी में डालेंगे उस समय ये पॉइंट यूज होगा। दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड। लेटर ओके, हम लोगों ने फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिए थे। sin I by sin R is n2 by n1 है ना, स्नेल्स लॉ वी कॉल इट। और इसको हमने अदर फॉर्म में भी पढ़ लिया था, μ1 और n1 sin θ1 = n2 sin θ। सो मल्टीपल मीडिया के लिए डायरेक्टली फर्स्ट मीडिया को फोर्थ से रिलेट कर सकते हैं, थर्ड से रिलेट कर सकते हैं, सेकंड से तो करते ही हम एज पर द लॉ। ये क्वेश्चन देख लिए थे हमने, डिविएशन देख लिया था, I माइनस डेल = I माइनस R होता है डिविएशन। ये टोटल I था ऑफकोर्स, तो उसमें से R माइनस किया तो डिविएशन मिल गया। इस पॉइंट को यूज करके हम लोगों ने लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन किया। लेटरल शिफ्ट, देखो एक पॉइंट और देखो, फ्लैट सरफेस से ये पैरेलल रहेगी, डिविएट नहीं होंगी, रेस पैरेलल रहेगी। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही, तो दे आर पैरेलल नॉट डिविएटिंग। कर्व्ड सरफेस होगी तो डिविएट होना शुरू हो जाएगी। मतलब देखो ओके, ये पॉइंट एक यूजफुल पॉइंट देखो, ये जो है यहाँ से देखो, ये पैरेलल क्यों है, ये इंसिडेंट रे और जो रे बाहर आ रही पैरेलल क्यों है? कैन यू प्रूव दिस? व्हाई द इंसिडेंट रे एंड फाइनली इमर्जेंट रे आर पैरेलल? बिकॉज ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो n1 sin θ1 = n3 sin θ3। n3 भी एयर है, n1 भी एयर है, तो ये 1 हो गया sin θ1, और n3 भी 1 हो गया, सेम मीडियम में बाहर आ गए, तो देयरफॉर θ1 = θ3। नॉर्मल के साथ एंगल देखो, तो नॉर्मल के साथ एंगल देखेंगे तो सेम रहेंगे, इसीलिए पैरेलल। सेम मीडियम में आ गई, सेम मीडियम में बाहर एयर से इंटर हुई और मल्टीपल मीडियम में गई अंदर, तो बाहर निकलेगी वो, इट विल बी पैरेलल टू इटसेल्फ बिकॉज θ1 विल बी इक्वल टू θ लास्ट, है ना। तो ये इस पॉइंट से प्रूव हुआ ये वाला। तो ये जो यूज किया हमने यहाँ से, ठीक है, क्लियर। तो पैरेलल टू इटसेल्फ पे, बट लेटरली शिफ्ट हो गई, लेटरल शिफ्ट इधर शिफ्ट हो गई। पर ये डेरिवेशन में बी रिक्वायर्ड समटाइम्स, बट ये वाला जो है नॉर्मल शिफ्ट का एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो लेट्स सी नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, कभी किसी कंटेनर में वाटर है तो उसमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उसका जो बॉटम सरफेस है इट इज स्लाइटली रेज्ड। ग्लास में पानी देखो, बाहर से तो देखोगे उसकी लेंथ ज्यादा दिख रही, वाटर के थ्रू देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसकी डेप्थ कम है। इवन स्विमिंग पूल भी तुम देखोगे एक्चुअल में डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है, व्हेन यू सी इट इट इज appear to be less by 25%। 25% का डिफरेंस फील होता है हमें, ऐसा लगता है कि कम है ना। सपोज 6 फीट अगर डेप्थ है तो तुम्हें करीब करीब 4.5 फीट दिखेगी, 1.5 फीट का कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे तो मेजरमेंट करना मुश्किल है, बट it appears lesser deep as compared to actual depth
It is due to the phenomena of refraction and what is the relation we are going to derive. Got it? तो देखते हैं. देखो, नॉर्मल शिफ्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, या बेस इटसेल्फ विल बी अपीयर, ऐसा लगेगा वो बेस ही यहाँ पर आ गया है ना, ऐसा. तो इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं. ऊपर से देखते तो अपर एंड डेप्थ बोलते हैं उसको. कितनी डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ तो इतनी होती. ओके, मैं दूसरा डायग्राम बनाया मैंने. एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे, h इज द एक्चुअल डेप्थ. h इज द एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम इंटरफेस ऑफ मीडियम. इंटरफेस मतलब दो मीडियम का जो है जहां पर सेपरेट होते हैं उसको इंटरफेस बोलते हैं. एच डैश इज द अपर एंड डेप्थ. रे ऐसे गई, फिर वो ऐसे टर्न हो गई, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि यहाँ से आ रही रेस. एक्चुअल में वो इमेज होती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता. ऑब्जेक्ट नीचे होता है, इमेज को ही हमें लगता है कि वहां से रेज आ रही. तो ये डेप्थ जो है एच डैश इज द अपर एंड डेप्थ. क्लियर? और कंडीशन क्या है, देखो, ऑब्जेक्ट क्लोज टू द नॉर्मल. नॉर्मल के आसपास. देखो जैसे ये इतना एंगल नहीं होगा, एंगल लेस देन 10 डिग्री के लिए ये डेरिवेशन है. ज्यादा अगर एंगल है तो फिर हम साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकते, फिर साइन के टर्म में ही हमें डिराइव करना पड़ेगा. तो ऑब्जर्व क्लोज टू द नॉर्मल कंडीशन है ये, अपने कोर्स में यही है. वी हैव दिस इन द कोर्स. ठीक है, वी हैव दिस इन द कोर्स. नॉर्मल शिफ्ट, ऑब्जर्व क्लोज टू द नॉर्मल कंडीशन. पहला हम देखते हैं ऑब्जर्वर इन द रेयर मीडियम. ऑब्जर्वर बाहर है, यहाँ पर ये रेयर है, बट हम लोग रेयर मीडियम नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसा लिख रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, वी आर नॉट मेंशनिंग रेयर और डेंसर, बाद में करेंगे उसको. ठीक है, लास्ट में लिखेंगे. पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकाल लेंगे. तो देखो, अपर एंड डेप्थ का डेरिवेशन पहले किया जाएगा. देखो, एक्चुअल डेप्थ इज h, और इमेज यहाँ पर शिफ्ट हो गई यहाँ से देखने से. तो ऊपर से कहाँ से डिस्टेंसेज है, फ्रॉम इंटरफेस, ये कॉमन सरफेस एयर एंड मीडियम की इंटरफेस से. अच्छा, दैट इज द अपर एंड डेप्थ. एन ऑब्जेक्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. ये OBZ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम of object, medium in which object is kept. An observer refractive index of medium in which observer is there. ठीक है, तो an object means जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका, और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका, an observer. Now angles are small, therefore sin I. एंगल देखो यहाँ से ये अगर I है तो ये नीचे से भी I होगा, अल्टरनेट एंगल है. तो sin I will be 10I. एंगल छोटे हो तो साइन को 10 लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू AB अपॉन AO. AO इज H. साइन आर, देखो ये R है, इसको एक्सटेंड किया, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल फिर सेम रहेगा, ये भी R रहेगा. तो 10R विल बी AB अपॉन अपर एंड डेप्थ, यहाँ तक की डेप्थ H डैश. तो अभी हमने स्नेल्स लॉ यूज किया, N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2. N1 ये मीडियम का क्या है, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, NI sin I. और ये ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसमें एंगल R. इसमें वैल्यू पुट कर दी sin I एंड sin R की. AB विल गेट कैंसल. तो अपर एंड डेप्थ इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर सॉरी, O है वैसा, और नीचे ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू एक्चुअल डेप्थ. तो ये फॉर्म, ये इसलिए हमने किया कि दोनों कवर हो जाएंगे. अभी हम ऑब्जेक्ट को बाहर लेंगे O को,
ऑब्जर्वर को अंदर बैठाएंगे, तो उसके लिए ये सेम फार्मूला वैलिड हो जाएगा, अलग डेरिवेशन नहीं करना पड़ता हमें। नाउ विल मेक द चेंजेस। नाउ देखते हैं, अभी अपना ऑब्जर्वर अगर वैक्यूम में है, एयर में है, तो ऑब्जर्वर एयर में है तो ये 1 हो जाएगा। इफ आउटसाइड इज एयर और वैक्यूम एंड ऑब्जर्वर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर विल बी 1। ऑब्जेक्ट का फिर रिफ्रैक्टिवनेस n ले लेंगे हम, जो हमने पहले लिया था, n ले लेंगे। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है बस वही मीडियम बचा, उसका n। तो फाइनली फार्मूला ये आ गया अपना। फाइनल फार्मूला इज दिस, ये याद रखना है तुम्हें। डेरिवेशन इसका जनरली नहीं पूछा जाता है, बट यू हैव टू लर्न इट। आ गया तो डेरिवेशन, यू शुड बी इन पोजीशन टू डू इट। सर शायद से वाला डेरिवेशन कैंसिल हुआ है ना? कैंसिल इसका मेंशन नहीं किया, ये डेरिवेशन जो है उसका मेंशन कुछ भी नहीं किया है, और जनरली आता भी नहीं है, मेंशन भी नहीं किया, बट फिर भी इजी है ये, जस्ट साइन है स्नेल्स लॉ से देख लेना एक बार, जस्ट आई एम टीचिंग यू। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं। तो एच डैश देखो, इजी इजी याद रखना है, इजी टू रिमेम्बर है। देखो एच अपरेंट डेप्थ कितनी कम हो जाएगी एक्चुअल डेप्थ से। ओके, एक्चुअल डेप्थ से उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसे डिवाइड कर दो। सपोज वाटर है तो 4/3 से डिवाइड कर दो। कोई डेंसर लिक्विड है, सपोज ऐसा लिक्विड है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, आधी हो जाएगी अपरेंट डेप्थ, हाफ दिखेगा, हाफ डेप्थ दिखेगी बस, तो उसके मीडियम से डिवाइड। अगर वो देखो, अगर वो डायमंड ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट रख के ऊपर से डायमंड का पीस रख दो, तो आधी से भी कम दिखेगी। ऐसा डायमंड रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो बहुत पास आ जाएगा वो, ऐसे आधे से भी कम। डायमंड का कितना होता है, 2.4 होता है, तो बिल्कुल पास में ही दिखेगा डायमंड रख दिया तो हमने। क्या फार्मूला बना, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। पानी का है तो 4/3 लिखेंगे, गिलास का है तो 1.5 लिखेंगे, डायमंड है तो 2.4 लिखेंगे। तो ये अपरेंट डेप्थ का डेरिवेशन हो गया। नॉर्मल शिफ्ट सबट्रैक्ट करने से आ जाएगा। देखो नॉर्मल शिफ्ट कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, ये NS है, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। कितना है एक्चुअल डेप्थ में से, ये माइनस कर दो अपरेंट डेप्थ को, H माइनस H डैश, एक्चुअल माइनस अपरेंट, तो वैल्यू अपरेंट डेप्थ हमने H/N निकाल लिया, तो बस, तो ये अब तुम्हारा आ गया H इंटू 1 माइनस 1/N। सराउंडिंग मीडियम कैसा, एयर है या वैक्यूम। ये 2 रिजल्ट याद रखने जो मैंने ये लिखा। ठीक है, क्लियर। We're joining now. सरन्या, क्लास टाइमिंग चेंज है ना अपना, 5:40। सर मेरी 6 o'clock तक दूसरी क्लास रहती है। ओके ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने लेट हो जाता। रिफ्रैक्शन का तुम्हारा टॉपिक मिस हुआ है, वीडियो देख लेना उसका, शायद मैंने ओपन रखा है, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वी आर जस्ट डूइंग द क्वेश्चन ऑफ दैट। इसके मैं पूरे ओपन कर दूंगा, वेब अपना रे ऑप्टिक्स के देख लेना बिगनिंग से, और ये अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। यस सर। ठीक है, तो अपरेंट डेप्थ में क्या बताया, देखो जस्ट अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो एक्चुअल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो अपरेंट डेप्थ दिखती है ना, कम दिखती है ना, ऐसे हम पानी में देखते हैं। तो और मैंने बताया था बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में, मैंने स्टेटमेंट दिया कि 75% ही दिखती है, 25% कम दिखती। क्यों ऐसा मैंने बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता, 3 ऊपर आ जाएगा,
है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये देख लिया, तो अभी मैं उसको ओरिजेंटल पकड़ रहा हूँ, देखो। तो बाय आई टोल्ड 25% कम हो जाती है बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। तो ये 4 नीचे 3, तो 3/4 क्या है, 0.75 है। 75% डेप्थ दिख रही है हमें, 25% कम हो जाती है ना। नॉर्मल शिफ्ट कितना हो जाता है, 25% शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से वो आ जाएगा। तो अपरेंट डेप्थ इज h/n, और सबट्रैक्ट करने से नॉर्मल शिफ्ट आ जाता है विच इज h ब्रैकेट में 1 - 1/n। ये दो फार्मूले याद रखने, ये दो ही हैं बस, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है पहला, a small pin fixed on the table top is viewed from the above from distance of 50 centimeter. टेबल टॉप देखते क्या है, by what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 1.5 centimeter thick glass slab held parallel to the table. Refractive index of glass is 1.5. Does the answer depend on the location of slab? मतलब ये वैसा बोल रहा है कि यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट के बीच में स्लैब लगा के देखा ऐसा, तभी भी ये फार्मूला लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट ये एच हो जाएगा, या थिकनेस भी लिख सकते हैं, इसकी थिकनेस को एच लिखो या टी लिखो। तो पहले डायरेक्ट देख रहे थे 50 सेंटीमीटर दिख रही थी हमें, यहाँ पे पिन थी, ऊपर से देखा हमने, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड। तो क्या निकलना है, नॉर्मल शिफ्ट निकलना है ना। नॉर्मल शिफ्ट इज कॉल्ड appear to be raised means normal shift। कहाँ गया, तो नॉर्मल शिफ्ट इज h 1 - 1 पॉइंट, ओके वैल्यू पुट कर दो। स्लैब की थिकनेस कितनी, 15, तो h की जगह 15 आएगा अभी। 1 - 1/1.5 सॉल्व करके बताओ, देखो कितना आ रहा है। Does the answer depend on the location of slab? No। बीच में स्लैब तो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये अपना काम करेगा। जैसे हमने डेरिवेशन किया, बीच में स्लैब है, दैट विल प्रोड्यूस इट्स ओन नॉर्मल शिफ्ट एंड 0.5 is the answer, sir. देखते क्या आंसर है, 5 सेंटीमीटर, 5, 0.5 5 centimeter answer. The pin appears raised by 5 centimeter. It can be seen with the Yes, sir, explicit 5 आएगा. raise diagram. Answer is independent of the location of the slab. For small angles incidence, हमने ऊपर पहले हेडिंग लिख ही दिया था, क्या लिखा था, ये फार्मूला किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए, क्लोज टू द नॉर्मल, 10 डिग्री लेफ्ट या 10 डिग्री राइट जा सकते हैं। कितना रहा, 5 सेंटीमीटर। देखो ये फिर से मैं तुम्हें जस्ट स्मॉल एंगल का मतलब इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। देखो अगर एंगल ये स्मॉल हुए 10 डिग्री दिस वे, सॉरी 10 डिग्री दिस वे और 10 डिग्री दिस वे, ऐसे है ना। तो यहाँ से देखो उन्होंने देखा भी है, ऑब्जर्व ऑलमोस्ट टॉप से ही देख रहा है वो। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्यों क्यों ये एंगल छोटे क्यों है ये वाले, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन आई को 10 आई ले लिया है, 10 डिग्री तक ऐसे ले सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं ले सकते। फिर तुम्हें वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ही उसकी डेप्थ निकालनी पड़ेगी, वो जनरली नहीं आते लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से निकालना, इसी से ही फार्मूले से ही हमें निकालने पड़ता है। तो ऊपर हमने लिखा भी था ऑब्जर्व क्लोज टू नॉर्मल कंडीशन के साथ। तो ये हो गया क्वेश्चन, डायरेक्ट था। ये भी देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, बट दिस इज द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। दोनों में से कोई भी आ सकता है। देखो टैंक इज फिल्ड विद द वाटर टू द हाइट ऑफ 12.5, है ना। तो ये उसकी हाइट 12.5 ले ली हमने वाटर की। The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by the microscope to be 9.4. H dash is 9.4 centimeter.
तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? n इज इक्वल टू h अपॉन h डैश। आ जाएगा इससे 12.5 अपॉन 9.4। अपरेंट डेप्थ का था, उसको चेंज कर लो, इधर n निकालना है तो h अपॉन h डैश कर लो। क्लियर? सेम फार्मूले को हमने चेंज कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो h अपॉन h डैश से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, आंसर कितना आएगा? 1.33 आएगा। इफ यू सॉल्व इट 1.33। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिफ्रैक्ट, ओके, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, n चेंज कर दिया अभी, अप टू द सेम हाइट, मतलब h उतना ही रहा 12.5, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो h डैश, न्यू h डैश निकाल लो। पर जो दोनों का डिफरेंस है, पहले कहाँ पे फोकस किया हुआ था, बाद में कहाँ फोकस करना? हाँ 9.4 पे। इससे h डैश निकाल लो, सेकंड डिफ्रैक्टिव इंडेक्स से h डबल डैश निकाल लो। दोनों का जो डिफरेंस है h डैश डिफरेंस h डबल डैश, उतना मूव करना पड़ेगा तुम्हें माइक्रोस्कोप को, अप या डाउन डिपेंडिंग अपॉन, बट डिफरेंस इज द आंसर, है ना? वही बोले ना, बाई व्हाट डिस्टेंस। ऑलरेडी फोकस किया था 9.4 पर, अभी फोकस उसका शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इमेज अगर शिफ्ट हो गई तो फोकस भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, फिर से तुम्हें माइक्रोस्कोप को सेट करना पड़ेगा। तो न्यू अपरेंट डेप्थ के अकॉर्डिंग वो निकालना पड़ेगा और दोनों का डिफरेंस आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये समझ लो उसको, जस्ट ट्राई टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, देन यू डू इट। इसको होमवर्क में करो। आई हैव गिवन यू सफिशिएंट हिंट फॉर सेकंड पार्ट, बट अनलेस you go through the question, try yourself, you will just forget. Getting this आ सकता है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड में कभी कभी वैल्यू चेंज कर देते, इजी कर देते हैं। 9.4 को वो 10 कर देंगे, है ना, इसको 13 कर सकते हैं डेसिमल हटा के बोर्ड एग्जामिनेशन में, सो दैट टाइम शुड बी कंज्यूम लेस। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल शेप एंड अपरेंट डेप्थ। इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल हायर लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो, इट इज बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर लेवल है। देखो, ये एक दो डॉट मार्क्स हमने कर दिए पेपर के ऊपर, एक ब्लू एंड एक रेड, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दिया, पेपर वेट वगैरह ग्लास है। तो दोनों की एक्चुअल डेप्थ तो अभी सेम है दोनों की, h। फॉर विच कलर अपरेंट डेप्थ विल बी मोर? अपरेंट डेप्थ विल बी मोर। ओके, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मैं और डाल, ठीक है, चलो ऐसे रहने दो। फॉर विच कलर, रेफर द डायग्राम, फॉर विच कलर अपरेंट डेप्थ विल बी मोर, मतलब कौन नीचे दिखेगा? अपरेंट डेप्थ इज मोर मतलब कौन नीचे दिखेगा? ब्लू वाला ज्यादा ऊपर आएगा कि रेड वाला ज्यादा ऊपर आएगा? अपरेंट डेप्थ, एक मिनट, अपरेंट डेप्थ विल बी मोर मतलब जिसकी नॉर्मल शिफ्ट कम होगी, जो कम शिफ्ट होगा उसकी अपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी, यही मतलब हुआ ना। तो अपरेंट डेप्थ उसको, ओके एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं सिंगल पार्ट में रखता हूँ, ज्यादा पार्ट करने से यू विल गेट कंफ्यूज। ओनली वन पार्ट, बाकी पार्ट अपने आप तुम कर सकते हो। देखो, अपरेंट डेप्थ, ओके क्या हो रहा है, अपरेंट डेप्थ इज मोर, है ना, फॉर विच कलर अपरेंट डेप्थ विल बी मोर। तो क्या फार्मूला है? h डैश इज h अपॉन n। नाउ अभी सेम ग्लास के लिए अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा स्क्वायर कर लो, डजंट मैटर, लैम्डा स्क्वायर, हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। वैसे लैम्डा स्क्वायर पढ़ा हमने, तो लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा एक ही बात है। चलो,
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो देयरफॉर एच डैश अपर एंड डेप्थ दोनों की सेम है, अभी एक्चुअल डेप्थ सेम है दोनों की, एच भी चला जाएगा, तो एच डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अपर एंड डेप्थ मोर फॉर रेड, रेड जो है कम ऊपर जाएगा, रेड यहाँ पर आ जाएगा। वायलेट की अपर एंड डेप्थ कम है, इसका मतलब वो ज्यादा ऊपर चला गया ब्लू की, तो इसकी अपर एंड डेप्थ मोर, लेस नॉर्मल शिफ्ट, दैट इज लेस नॉर्मल शिफ्ट, लेस एनएस। इसकी मोर नॉर्मल शिफ्ट हो गई, लेस अपर एंड डेप्थ, समझे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज ये सब रिलेशन जे नीट एंड जेई के लिए यूजफुल हो सकता है, बोर्ड में may not be given. क्लियर? सर एक और बार बताइए ना। देखो क्वेश्चन समझो पहले, रेफर द डायग्राम फॉर विच कलर अपर एंड डेप्थ विल बी मोर, मतलब डेप्थ कहाँ से लेते हैं, इंटरफेस से, कौन ज्यादा नीचे होगा, कौन सा डॉट हमें ज्यादा नीचे दिखेगा, ठीक है। तो अपर एंड डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने कॉशीज लॉ पढ़ा था, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा। तो फिर क्या यहाँ पे हमने ये एच तो दोनों के लिए सेम है, सेम डेप्थ पे, एक्चुअल डेप्थ तो दोनों की सेम ही है, तो वो हट जाएगा, तो अपर एंड डेप्थ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एन यहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 बाय लैम्डा लिखा, तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा, तो अपर एंड डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देयरफॉर अपर एंड डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो red has got more wavelength, for red more lambda, therefore more upper end depth, less normal shift। बस यही आंसर लिखना था, लेस नॉर्मल शिफ्ट लिख दो यहाँ पे, लेस नॉर्मल शिफ्ट। ऐसे दिखेंगे, ब्लू वाला जो पास में दिखेगा, रेड वाला दूर दिखेगा, अपर एंड डेप्थ इज मोर, ये अपर एंड डेप्थ हो गई। ठीक है, जे नीट लिख दिया मैंने। मल्टीपल मीडिया दो है, सपोज तुमने यहाँ पहले आइस रख दिया, फिर ग्लास रख दिया, फिर ऊपर से कुछ केरोसिन डाल दिया, 3-4 मीडिया बना दिया ना, 2 का ले लिया हमने, तो उसमें फिर सिंपली ऐड हो जाएंगे। अपर एंड डेप्थ क्या होता है, h/n होता है, तो h की जगह t ले दिया, थिकनेस ले लिया हमने, T1/n1, इसका थिकनेस T2/n2, और नॉर्मल शिफ्ट में भी वही फॉर्मूला, h की जगह T1, यस